हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। बेटा हमारा आज डेथ का ही कॉन्सेप्ट चलेगा और डेथ में आज हम सीखेंगे क्या। हमने जो अभी लास्ट क्लास के क्वेश्चंस किए थे वो किए थे हमने किसके ऊपर, टाइम बेसिस के ऊपर। जो हमने प्रॉफिट निकाला था या लॉस निकाला था, जो पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर है, वो हमने किसके बेसिस पे निकाला था, टाइम बेसिस पे। आज हम टाइम बेसिस की जगह दूसरा केस सीखेंगे, डेट इज़ सेल्स बेसिस। यानी कि जो पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर है ना, उसका जो हम प्रॉफिट देंगे अब टाइम बेसिस पे ना देकर किसके बेसिस पे देंगे, सेल्स बेसिस पर। तो वो चीज़ सेल्स बेसिस पे कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, आज हम वो क्लियर करेंगे। चलिए तो बच्चों देखो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हम पढ़ेंगे आज दोबारा से बाय सेल्स बेसिस। आज हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। दूसरा कौन सा, पहले वाला कौन सा था, टाइम बेसिस। आज हम कौन सा सीख रहे हैं, सेल्स बेसिस। ये एक छोटा सा फार्मूला मैंने लिखा है। इस फार्मूले को पहले समझाने से पहले हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। कैसे, देखो भाई, 1 अप्रैल को बिज़नेस का ओपनिंग होता है और जो चलता है कहाँ तक, 31 मार्च तक। तो मान लो 1 अप्रैल 2020 से बिज़नेस शुरू हुआ, जो ख़त्म होगा 2021 को, अकाउंटिंग ईयर। अब हुआ क्या, ABC पार्टनर्स थे जिसमें से C जो है उसकी डेथ होती है। कब होती है, वही डेट ले लेते हैं हम, 30 सितंबर को होती है 2020 में। अभी तक जो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कैलकुलेट कर रहे थे वो हम कैलकुलेट कर रहे थे टाइम बेसिस पे कि भैया 6 महीने में वो मरा, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे क्या दे दो, उसको प्रॉफिट दे दो। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में कहेगा कि भैया सेल्स बेसिस पे आपको प्रॉफिट निकालना है। सेल्स बेसिस का मतलब क्या होता है, सेल्स बेसिस का मतलब ये होता है कि अब आपको क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट नहीं दिया होगा, बल्कि आपको प्रीवियस ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर है आपका 31 मार्च 2020। ये प्रीवियस ईयर है। तो आपको प्रीवियस ईयर का क्या क्या गिवन होगा, आपको प्रीवियस ईयर का सेल्स गिवन होगा और आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट शेयर गिवन होगा। यानी कि अब आपको क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर की सेल्स गिवन होगी और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा। तो अब वो कहेगा कि भैया इस साल का जो आपको प्रॉफिट निकालना है वो प्रीवियस ईयर की सेल्स के बेसिस पे निकालना है। सर वो कैसे निकलेगा, और सुनो, अभी सुनो, मैं समझाऊंगा। और आपको करंट ईयर का फिर क्या गिवन होगा, करंट ईयर का आपको 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक, ये जो डेट की जो डेट ऑफ डेथ है 30 सितंबर, यहाँ 1 अप्रैल से लेकर डेट ऑफ डेथ तक की क्या गिवन होगी, सेल्स। क्वेश्चन के अंदर आपको अब क्या क्या, आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपको सेल्स बेसिस यूज़ करना है। क्वेश्चन में या तो साफ साफ बोला होगा या फिर ये तीनों चीज़ें आपको गिवन होंगी। आपको करंट ईयर की सेल टिल द डेट ऑफ डेथ तक की आपको सेल्स गिवन होगी, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर की सेल्स दे रखी होगी पूरे साल की, और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा होगा। इसके बेसिस पे आपको करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना होगा। अब सर वो कैसे निकलेगा, चलो अब यहाँ पे ज़रा बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि इस साल मैंने 2 लाख रुपए सेल की है, इस साल मैंने 2 लाख रुपए सेल की है, जिसमें से 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो बताओ 1 रुपये पे कितना प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ। फिर ध्यान से सुनना। अगर मैं 2 लाख रुपए पर, अगर मैं 2 लाख रुपए की सेल कर रहा हूँ और 2 लाख रुपए पर मैं 2 लाख रुपए में मैं 1 लाख रुपए का क्या कमा रहा हूँ, प्रॉफिट। 2 लाख की सेल में 1 लाख रुपए क्या है, प्रॉफिट। तो बताओ 1 रुपये में मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो बच्चों, कुछ बच्चों ने निकाल लिया होगा कि हम अगर 2 लाख रुपए की सेल में 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं तो 1 रुपये पे हम 50 पैसे कमा रहे हैं। ये हमने कैसे निकाला, देखो यार, सीधा सा फॉर्मूला है। प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। टोटल सेल कितनी है हमारी, 2 लाख रुपए। अगर आप इसको आपस में डिवाइड करोगे तो 1 रुपये पे आपका कितना आएगा, 0.50। यानी कि 1 रुपये खर्च करने पर 50 पैसे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ठीक है, तो यानी कि 1 रुपये में हमारा कितना प्रॉफिट बना, 50 पैसे। अब आप इस वाले फॉर्मूले से आप कोई भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ये बोला हो कि 4 लाख रुपए की सेल है जिसमें से हमारा 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो बताओ 1 रुपये पे कितना प्रॉफिट है। तो 1 लाख अपॉन में 4 लाख, यानी कि प्रॉफिट अपॉन में सेल, प्रॉफिट अपॉन में
सेल। अब यही है सेल्स बेसिस। अब जो भी डिसीज्ड पार्टनर का हमें प्रॉफिट अगर सेल्स बेसिस पे निकालना होगा तो क्वेश्चन के अंदर हमें करंट ईयर की सेल्स गिवन होगी। करंट ईयर मतलब टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, वहाँ तक की सेल्स गिवन होगी, यानी 30 सितंबर की सेल दे रखी होगी 1 अप्रैल से लेके, और प्रीवियस ईयर की सेल दे रखी होगी, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा होगा। अब इस फॉर्मूले से हम करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट यानी प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर की सेल, ये तो आ गया। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आप 1 रुपये पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हो वो आ जाएगा। अब आप खुद सोचो, जो फर्म होती है हर साल अपना प्रॉफिट का जो परसेंटेज होती है मैक्सिमम सेम रखती है। ऐसा नहीं है कि इस साल अगर उन्होंने 50 पैसे रखा था तो हर साल वो 1 रुपया 2 रुपया बढ़ाती चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। इतना जल्दी प्रॉफिट कभी नहीं बढ़ता है। तो अगर कंपनी तो बहुत रेयर प्रॉफिट के शेयर को बढ़ाती है, तो फर्म धीरे धीरे प्रॉफिट के शेयर को बढ़ाएगी। लेकिन हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि अगर प्रीवियस ईयर में जो फर्म है अगर वो 50 पैसा कमा रही थी 1 रुपये पे, तो करंट ईयर में भी वो उतना ही कमाएगी। तो हम पहले तो प्रॉफिट अपॉन सेल करके 1 रुपये पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जो कि अभी हमने निकाला भी था 50 पैसे, यहाँ निकाला था नीचे, ये रहा। अब हम इसमें इनटू कर देंगे सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ, जो करंट ईयर की सेल दे रखी होगी, जिसमें मतलब उस डेट तक जहाँ पे उसकी डेथ हुई है वहाँ तक की सेल को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? प्रॉफिट के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा आपको? करंट ईयर का प्रॉफिट। वो भी कितना? 6 महीने का, जहाँ तक उसकी डेथ हुई है। क्योंकि आपको सेल जो गिवन है वो पूरे साल की गिवन नहीं है। सेल जो आपको गिवन है वो सिर्फ कितने की गिवन है? जहाँ तक वो मरा है, यहाँ पे 6 महीने की। तो जब आप यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लोगे, 50 पैसे प्रॉफिट आ गया, इनटू में 6 महीने की सेल कर दोगे, तो 6 महीने की सेल को अगर आप प्रॉफिट के साथ इनटू करोगे तो जो भी आपका प्रॉफिट आएगा वो आपके कितने मंथ्स का होगा जहाँ तक उसकी डेथ हुई है, यानी कि 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है बात? तो ये था हमारा सेल्स बेसिस और यही था उसका फॉर्मूला। क्लियर है? तो अब इसके ऊपर हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारे दोनों जो है मेथड वो ख़त्म हो चुके हैं। टाइम बेसिस, सेल्स बेसिस, यही चीज़ें थी इसके अंदर और कुछ भी नहीं था डेथ में। अब बस हमें क्या करना है, बार बार क्वेश्चंस करने हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलिए, तो देखो बच्चों, इलिस्ट्रेशन 14 टी.एस. ग्रेवाल कह रहा है मीरा, सार्थक, रोहित ये तीनों पार्टनर्स हैं। रेशियो दे रखा है 31 मार्च 2018 का। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है हमें, ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो पार्टनर बढ़ सकती है? डेट इज कंटीजेंसी रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व, एक ही बात है। तो कंटीजेंसी रिजर्व है यहाँ पे 1 लाख रुपये का, ये पार्टनर में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। सार्थक डाइड ऑन 15 जून। अब यहाँ पे जो पार्टनर मरा है इस क्वेश्चन में जो बताया गया है वो डेट कौन सी दी है हमें? 15 जून, यानी कि मिड ऑफ द मंथ। मिड ऑफ द मंथ इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन समझानी है। मिड ऑफ द मंथ अगर आ जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज एग्जीक्यूटर वर एंटाइटल टू, उसके नॉमिनी को यानी एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा? बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट, भैया जितना बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट में बचा है वो सारा उसके नॉमिनी को मिलेगा। और गुडविल का शेयर मिलेगा, शेयर ऑफ हिज गुडविल विल बी कैलकुलेटेड। और वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स। कह रहे हैं जो गुडविल है वो थ्राइस होगी किसके? एवरेज प्रॉफिट के, यानी कि एवरेज प्रॉफिट जितना भी आएगा पिछले 4 सालों का उसका 3 गुना क्या है? गुडविल। वो हम निकालेंगे तब पता पड़ जाएगा। कह रहा है हिज शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। कह रहे हैं जो उसका प्रॉफिट का जो शेयर है उसकी डेथ की डेट तक का बेसिस ऑफ एवरेज, वो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे दिया जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का होना चाहिए? ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों का, यानी कि 2018 का और 17 का। उसके बाद कह रहा है द टाइम पीरियड फॉर विच ही सर्वाइव्ड इन द ईयर ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड इन द मंथ्स। ठीक है, कह रहे हैं भैया जो टाइम पीरियड आप सर्वाइव मतलब टाइम पीरियड जो आप इसका प्रॉफिट निकालोगे वो कैलकुलेट होगा मंथ्स पे। ऑब्वियसली मंथ्स पे ही करना पड़ेगा, अगर ये नहीं भी बोलता हम तब भी मंथ्स पे ही करते। ठीक है ना? तो यहाँ पे कोई ईयरली के बेसिस पे नहीं करना है, हमें करना है मंथ्स के बेसिस पे। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला पार्टनर को? डिसीज पार्टनर को 12% मिलता था, तो इस साल भी 12% मिलेगा। लेकिन ये पूरे साल का है 12%, हम इसे पूरे साल का थोड़ी ना देंगे, हम देंगे उसको 15 जून तक का। 15 जून कितना हो गया?
जैसे अप्रैल मई ये पूरे हो गए 2 महीने, अप्रैल और मई पूरे कंप्लीट 2 मंथ हुए, और जून पूरा नहीं है, वो हाफ है, यानी कि 2.5 मंथ तक वो बिजनेस में काम कर रहा था, तो उसको जो इंटरेस्ट भी मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2.5 मंथ्स का मिलेगा। अगर उसको प्रॉफिट का शेयर भी दोगे तो कितने महीने का दोगे, 2.5 मंथ्स का ही दोगे, जितना टाइम पीरियड वो फर्म में काम करता रहा। उसके बाद कह रहा है द फर्म्स प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स वर, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट आपको यहाँ पे गिवन है, 18, 17, 16, 15, हमेशा ऐसे ही पढ़ना, 15, 16, 17, 18 नहीं पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं लास्ट ईयर से, ठीक है। कह रहा है कि आपको क्या बनाना है, सार्थक एग्जीक्यूटर वर पेड द अमाउंट ड्यू इमीडिएटली, हमने सार्थक के एग्जीक्यूटर को पैसा इमीडिएट पे कर दिया। प्रिपेयर सार्थक कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। देखो भैया, ये एग्जीक्यूटर को अमाउंट पे करने के लिए तो हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ता है, उसमें ही हम पेमेंट दिखा सकते हैं। एग्जीक्यूटर आपके कोर्स से हटा दिया है इस साल, तो आपको ये पेमेंट वाली एंट्री अभी नहीं पढ़नी है, लेकिन मैं पेमेंट वाली एंट्री आपको जर्नल में सिखा दूंगा। हमें सिर्फ क्या बनाना है, जो पार्टनर मर गया उसका कैपिटल अकाउंट। चलिए स्टार्ट करें। तो बच्चों हम कैपिटल अकाउंट शुरू कर रहे हैं सार्थक का। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, उसका बैलेंस बीडी जो कि क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है हमें, बैलेंस शीट में क्या गिवन था बच्चों, हमें गिवन था कंटीजेंसी रिजर्व, तो उसमें हम सार्थक का शेयर निकाल देते हैं बाय कंटीजेंसी रिजर्व। तो कंटीजेंसी रिजर्व जो है वो दे रखा है 1,00,000 रुपये, जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ किसका शेयर देना है, सार्थक का, डेट इज़ 2/5। तो अगर आप इसका 2/5 निकाल दोगे सार्थक के शेयर के हिसाब से, वो आ जाएगा आपका 40,000 रुपये, ठीक है ना। बाकी सब में नहीं बांटना है, जो पार्टनर मरा है सिर्फ उसी में बांटना है, बाकी और कुछ नहीं है जो पार्टनर्स में हम बांटे बैलेंस शीट के अंदर। अब हमारा लास्ट जो बचा है वो बचता है हमारा क्या, हमारी एडजस्टमेंट में हम उसको क्या देंगे, हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, गुडविल निकाल के देते हैं, और गुडविल निकालनी है 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, और उसको हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो थ्राइस है एवरेज प्रॉफिट के। क्लियर है। तो फिर उसके बाद हम उसमें से जैसे ही फार्म की गुडविल आ जाएगी उसमें से हम किसका शेयर निकाल देंगे, सार्थक का, जो है 2/5। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप देखो तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट 4 सालों का है, डिवाइड बाय 4, ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट, इनटू हमने कर दिया किससे, 3 से, तो आपकी गुडविल कितनी आ गई, 6,00,000 रुपये। ये पूरे फार्म की वैल्यूड गुडविल आ गई। वैल्यूड गुडविल के बाद हमें किसका शेयर चाहिए, सार्थक शेयर ऑफ गुडविल, तो 6,00,000 इंटू में 2/5, 2,40,000 क्या आ गया है, सार्थक का शेयर ऑफ गुडविल। अब सार्थक अपना गुडविल का शेयर किससे लेगा, जो सेम रिटायरमेंट में होता था गेनिंग पार्टनर से, वही डेथ में होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के अंदर न्यू शेयर तो हमें गिवन नहीं है ना, तो वही वाला हिसाब है, जो पार्टनर मर गया उसका शेयर छुपा दो, यानी सार्थक का शेयर छुपा दो, तो बचा कितना, 2:1। तो 2:1 के रेशियो में जो है, जो बाकी के पार्टनर्स हैं यानी कि मीरा और रोहित, ये दोनों क्या देंगे, शेयर देंगे गुडविल का। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने कितना आया था, 2,40,000 जो आया है, इसको हम 2:1 के रेशियो में बांटेंगे, और यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा बाय मीराज कैपिटल एंड बाय रोहित्स कैपिटल, ठीक है बच्चों। तो ये उन्होंने 2,40,000 को एक ने दिया है 2/3, और एक ने 2,40,000 यानी गुडविल का दिया है 1/3। ये इनका, यही शेयर इनका न्यू है, और यही शेयर इनका क्या है, गेनिंग है। तो कितना कितना आ रहा है, एक का आ रहा है 1,60,000 और 80,000। क्लियर है। ये हमने गुडविल बांट दी। गुडविल बांटने के बाद अब आपने लास्ट क्या करना होता है, लास्ट है हमारा डेट इज प्रॉफिट का शेयर निकाल लेते हैं, ठीक है। कह रहे प्रॉफिट का शेयर हम देंगे वो भी एवरेज प्रॉफिट पे, और एवरेज प्रॉफिट भी कौन सा होना चाहिए, पिछले लास्ट 2 सालों का जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो लास्ट 2 सालों का प्रॉफिट कितना है, 2018 का 2,20,000 और 2017 का 2,60,000, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड करो 2 से, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से किसका शेयर निकाल दो, सार्थक का। तो देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में ही किया है वो, सार्थक शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,40,000। ये कैसे आया है, ये देखो एवरेज प्रॉफिट निकाला गया है पिछले 2 सालों का, ठीक है ना। तो पिछले 2 सालों का एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2,40,000 इंटू में
अब ये 2,40,000 ये पूरे साल का एवरेज प्रॉफिट आया है, ये पूरे साल का प्रॉफिट काउंट किया जाएगा। लेकिन क्या सार्थक पूरे साल जिया है? नहीं सर, वो तो 2.5 महीने में मर गया, तो उसको प्रॉफिट पूरे साल का नहीं देंगे, कितने महीने का देंगे? 2.5 महीने का। तो 2.5 करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो यही एक रीज़न था ये समझाने का कि इसमें अगर आपको मिड ऑफ द कोई भी मंथ आ जाता है तो आप उसको 0.5 ले लेंगे। अगर 15 अगस्त आता है, 15 सितंबर, कोई भी डेट अगर किसी मंथ की 15 आ रही है तो आप उसको 0.5 कैलकुलेट कर सकते हैं। सर अगर 18, 19, 20 आ गई तो क्या करेंगे फिर? बेटा फिर वो मंथ में काउंट नहीं होगा, फिर वो डेज़ में होगा। डेज़ मतलब मान लो अगर जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो यहाँ पे 15 जून की जगह होती मान लो 18 जून, फिर तो आप 2.5 नहीं लेते। फिर आपको डेज़ काउंट करने पड़ते कि अप्रैल में होते हैं 30 डेज़, ठीक है, उसके बाद मई में 31 डेज़, फिर जून में 18 दिन, ये तीनों दिन आपको ऐड करने होते तीनों महीनों के, फिर वो यहाँ पे आते। वो भी मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा, टेंशन ना लो। तो यहाँ पे तो हमने सीधा सीधा 2.5/12, इसका कितना आ गया? 2/5 सार्थक का शेयर है, तो 20,000 रुपये उसका प्रॉफिट का शेयर निकला है। तो उसका प्रॉफिट का शेयर हम यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना रुपया निकला है? 20,000 रुपये। अब लास्ट में उसको हमें क्या देना था? 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। अगर वो ये लाइन नहीं भी लिखते तब भी हम उसको उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले थे। ऑब्वियसली बात है बेटा, 12% तो पूरे साल का थोड़ी ना देना है, हमने सिर्फ उतना देना है जहाँ तक वो उसने काम किया है, यानी 2.5 महीने का क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन 3.5 लाख उसकी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 12% देना है, लेकिन पूरे साल का है ये, हम सिर्फ कितना का देंगे? 2.5 मंथ्स का। कितना आया? 8,750। इसको हम कहाँ शो कर देंगे? क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है। क्लियर है? अब इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। लास्ट में अब यहाँ पे इस साइड का हम टोटल करेंगे, और जितना भी पैसा बनेगा वो किसको हैंड ओवर किया जाएगा? टू सार्थक एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू सार्थक एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और वो है 6,58,750 रुपीज़। यहाँ पे टोटल कर देंगे और ये हमारा जो है क्वेश्चन होता है समाप्त। क्लियर है बेटा? चलिए अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी कौन सा? सेल्स बेसिस पे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 TS ग्रेवाल कह रहे हैं, द बैलेंस शीट दे रखी है हमें साधु राजा और करण की, 4:4 उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है हमें, और कह रहे हैं कि बैलेंस शीट हमें गिवन है। बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो पार्टनर में बढ़ सकती है? डेट इज जर्नल रिजर्व, और कुछ नहीं है, और साधुज लोन, पार्टनर का लोन दे रखा है। पार्टनर के लोन की कहानी हमें तब सॉल्व करनी होती है जिस पार्टनर का लोन दे रखा है या तो वो रिटायर हो रहा हो या फिर उसकी डेथ हो रही हो, तब उसका कोई ट्रीटमेंट होता है, अदरवाइज़ कोई ट्रीटमेंट नहीं करना जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। क्लियर है? तो यहाँ पे हम चलो जनरल रिजर्व जो पार्टनर मर रहा है उसमें बांट देंगे। अगर ये जो पार्टनर मर रहा है साधु अगर मर रहा है तो उसका लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट कर देंगे और उसका बैलेंस BD लिख देंगे। ठीक है? और मर कौन रहा है? साधु की ही डेथ हो रही है, 31 जुलाई को हो रही है। ठीक है? कह रहा पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा है? गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। भाई नंबर ऑफ परचेज ये 2 दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट आपको लास्ट 3 सालों का निकालना है। कह रहा है साधु, और उसको प्रॉफिट का शेयर कैसे देना है? देखो ये क्वेश्चन करवाने का मोटिव है ये वाला पॉइंट। ठीक है? तो ये वाला पॉइंट जो है ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट निकालने का जो अब वो दे रखा है हमें मेथड, वो है सेल्स बेसिस। अब देखो कैसे आपको पहचानना है कि वो सेल्स बेसिस, अब बहुत ईजी है। कह रहा है साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। पहली बात तो इसने बोल ही दिया, अगर ये नहीं भी बोलता तो फिर हमें और कैसे पहचानना होता? देखो ऐसे, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2012 कौन सा ईयर है? ऊपर देख लेना, पिछला साल है। 31 मार्च 2012 जो है वो प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर की हमें सेल दे रखी है, यहाँ पर कितनी दे रखी है? 4,50,000। 2012 यानी प्रीवियस ईयर की सेल है 4,50,000। एंड डैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2012 ₹2 इतना। कह रहा है भैया प्रीवियस ईयर की सेल 31 मार्च 2012 तक तो 4.5 लाख थी। कह रहा है और वही सेल
डैट फ्रॉम, और वही सेल 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई 2012 तक कितनी थी, 2,70,000। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है उसकी डेथ का। 31 जुलाई 2012 को उसकी डेथ हुई है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई 2012 तक, यानी कि करंट ईयर की जो सेल है वो हमें दे रखी है 2,70,000 करंट ईयर की पार्ट सेल। पार्ट सेल का मतलब जहाँ पर जिस डेट तक उसकी डेथ हुई है वहाँ तक की सेल। अब हमें क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ये दे रखा हमें 1,25,000। तो प्रीवियस ईयर की सेल गिवन है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है, करंट ईयर की पार्ट सेल्स दे रखी है। पार्ट सेल मतलब जहाँ तक उसकी डेथ हुई है वहाँ तक की सेल दे रखी है। तो सीधी सी बात है, हमें इसमें प्रॉफिट कौन से बेसिस पे निकालना है, सेल्स बेसिस पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है 5%। एवरेज प्रॉफिट, ये देखिए इस बार एवरेज प्रॉफिट जो है वो लास्ट 3 ईयर्स का ऑलरेडी इस बार निकाल के दे दिया। लास्ट 3 ईयर्स का निकालना नहीं, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 55,000। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं सीधा सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो, हमने बाय बैलेंस BD लिख दिया 80,000, जर्नल रिजर्व का शेयर निकाल दिया 10,000 इंटू 4/10। हमने जो साधु है उसका शेयर निकालना था 4/10, 4,000 आ गया। साधु का लोन दे रखा है एसेट साइड पे। एसेट साइड पे मैंने आपको समझाया था, अगर किसी भी पार्टनर का लोन एसेट साइड पे आता है इट मीन्स उसने फर्म से लोन लिया है। तो जब वो मर गया तो फर्म उससे लोन अपना वापस ले लेगी उसकी कैपिटल में से, तो कैपिटल कम हो जाएगी यानी डेबिट। ये तो हमने सॉल्व कर लिया था क्या, बैलेंस शीट को। और अब बैलेंस शीट के बाद बारी आती है एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट में गुडविल है 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज लास्ट 3 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर का 55,000 गिवन है, इसको भी वर्किंग नोट में हमने कर लिया है। तो वर्किंग नोट में अगर आप देखो तो गुडविल 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कि 1,10,000। इसमें से हमने किसका शेयर निकालना है, साधु का। निकाल लिया, कितना आ गया 44,000। अब आप एक बात बताओ, गुडविल का शेयर कौन देगा, गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, गेनिंग पार्टनर्स है राजा और करण, जिनका अगर आप शेयर निकालो तो इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो तो गिवन है नहीं जिससे हम गेनिंग रेशियो निकालें। तो गेनिंग अगर न्यू रेशियो गिवन होता तो हम फार्मूला अप्लाई करते। क्या फार्मूला होता गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेकिन नहीं है तो वही करेंगे, जो पार्टनर मर गया उसका शेयर छुपा दो। अब जो बचा हुआ है 2:4, यही क्या है गेनिंग और यही क्या है न्यू। तो जो भी उसका गुडविल का शेयर आया है वो राजा और करण 2:4 के रेशियो में देंगे, डेट इज़ ₹44,000। तो यहाँ पे आएगा बाय राजाज कैपिटल अकाउंट एंड बाय। तो बच्चे गुडविल का शेयर हमने बांट दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद गुडविल का शेयर बांटने के बाद गेनिंग रेशियो में वो कितना था 2:4 यानी कि 1:2। अब इसके बाद बारी आती है, उसने क्वेश्चन में और क्या बोला है हमें नेक्स्ट, वो कह रहा है इसका प्रॉफिट का शेयर निकालना सेल्स बेसिस पे। तो चलिए वो भी वर्किंग नोट में हम कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें साफ साफ वो कह रहा है कि भैया सेल्स बेसिस पे निकालना है। तो शेयर ऑफ साधुज प्रॉफिट ऑन सेल्स बेसिस। तो सेल्स बेसिस का फॉर्मूला क्या था, हमने फॉर्मूला उसका क्या बनाया था, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन में प्रीवियस ईयर सेल। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था 1,25,000, प्रीवियस ईयर की सेल कितनी थी 4,50,000 है ना, और इनटू में करंट ईयर सेल। करंट ईयर की पार्ट सेल कितनी दे रखी है हमें जब तक वो हमारा 2,70,000, कितना आ गया 75,000। अब इस 75,000 जो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट फॉर 4 मंथ्स, ये 4 महीनों का प्रॉफिट है क्योंकि उसकी जो डेथ हुई है वो 4 महीने के अंदर अंदर हो गई है। क्लियर है। और ये जो सेल दे रखी है ये भी आप, ये जो सेल दे रखी है 2,70,000, ये भी आपको कितने महीने की दे रखी है 4 महीने की, जहाँ तक उसकी डेथ हुई है। तो अब ये हमने निकाल लिया। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट। साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना है 75,000। तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, प्रॉफिट दे रखा है, उसमें से हम किसका शेयर निकालेंगे 4/10 साधु का, यानी कि कितना आ गया उसका 30,000 रुपीज़। यानी कि साधु का 4 महीने का जो प्रॉफिट बना वो बना 30,000 रुपये। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये सवाल उठाते हैं कि सर आप ये बार बार 4 मंथ्स क्यों लिख रहे हो। देखो यार सीधी सी बात है, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, जब वो इस मेथड से प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो वो ये मानते हैं कि ये पूरे साल का प्रॉफिट है। तो वो यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जब यहाँ पे साधु का वो शेयर दे रहे होते हैं तो यहाँ पे इनटू कर देते हैं 4/12, वो दोबारा से 4/12 कर देते हैं, ये मिस्टेक है।
ये ऑलरेडी आपने जो प्रॉफिट निकाला है सेल्स बेसिस पे वो उतना ही निकाला है जितने महीने में उसकी डेथ हुई है। तो इसको आप अगर आप दोबारा 4/12 कर दोगे तो पहले से ये 4 महीने का है, आपने इसको गलती से फिर दोबारा से 4 महीने का कर दिया तो कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाएगी। क्लियर है? तो 4 महीने का प्रॉफिट इंटू में साधु का शेयर 30,000 आ गया। अब इस 30,000 को आप यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और कितना आया है ये हमारा 30,000 रुपीज़। अब लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भैया उसको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसकी कैपिटल कितनी है ओपनिंग 80,000, तो 80,000 पे वर्किंग नोट में हमने उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। 5% देना है 4/12 4 महीने के हिसाब से, तो कितना आया 1333। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय, तो बच्चों ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद ये वाली साइड को ऐड करो, उसमें से 20,000 माइनस करो, बाकी जो पैसा बच गया वो किसको दे देंगे हम, साधु के एग्जीक्यूटर को, नॉमिनी को। क्लियर है? अब उसके बाद लास्ट में हमने टोटल कर दिया ख़त्म। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये बोला है कि हमने जो साधु का जो वो है नॉमिनी यानी एग्जीक्यूटर, उसको पैसे हमने इमीडिएट पे किए हैं। 1 मिनट रुको, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि उन्होंने जो एग्जीक्यूटर को है वो इमीडिएट पेमेंट कर दी है, वो पिछले क्वेश्चन में बोला गया था। मैं फिर कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूटर को अगर इमीडिएट पेमेंट की गई है तो बच्चों वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में की जाती है, ठीक है। और एग्जीक्यूटर अकाउंट हमारे इस कोर्स में अभी है नहीं। क्लियर है? तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है जब हम एग्जीक्यूटर अकाउंट, जब हम एग्जीक्यूटर को पेमेंट करते हैं, मतलब पैसे देते हैं। मैंने आपको पहले पीछे भी समझाया था, अब दोबारा समझा देता हूँ। देखो, एग्जीक्यूटर जो होता है वो हमारे लिए क्रेडिटर है, हमारे मतलब फर्म के लिए। अगर फर्म के लिए एग्जीक्यूटर एक क्रेडिटर है तो उसकी आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, उसकी एंट्री आप करोगे साधुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू साधुज एग्जीक्यूटर। सर साधु कैपिटल को आपने डेबिट क्यों किया? क्योंकि हम साधु की कैपिटल को फर्म से ख़त्म कर रहे हैं, वो अब हमारा पार्टनर नहीं है, तो उसकी कैपिटल को ख़त्म कर दिया हमने, डेबिट कर दिया टोटल अमाउंट से। और उसके एग्जीक्यूटर को हमने पैसा देना है तो हमने उसको अपना एक क्रेडिटर बना लिया, हमने उसको कर दिया क्रेडिट। फिर उसके बाद अगर हम एग्जीक्यूटर को इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं, इमीडिएट पेमेंट अगर हो जाती है तो उसके बाद एंट्री बनती है साधुज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। लायबिलिटी ख़त्म, एसेट कम। तो ये एंट्री होती है ये, लेकिन अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो हम लेजर तो नहीं, हाँ जब जर्नल करेंगे तब इस एंट्री को वहाँ पे हम करेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, इसके काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।